गुड इवनिंग बच्चों। आज 23 जनवरी शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उस क्वेश्चन पेपर का हम प्रमोशन करने जा रहे हैं। आप लोग खुश होंगे। आप लोग जो एग्जाम दे चुके हैं आप एक बार इसको मान लीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और जो एग्जाम देने वाले हैं जिनके अभी एग्जाम नहीं हुई है वो अपना क्या करेंगे, एक बार चेक देख लेंगे सिलेबस के किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आप लास्ट टाइम पे वही एक दो दिन जो भी बचा हुआ आपके पास, आप उस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन करने, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से ये पीडीएफ आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी है आप देख सकते हैं सोल्यूशन। आप एक बार यहाँ प्रोसेस देख लीजिए कि क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिल्सबर्ग रिएजेंट, है ना। क्या है, हिल्सबर्ग रिएजेंट। कौन है जो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा? देखो हिल्सबर्ग रिएजेंट से जो करता है वो करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन होता है, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन होता है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो होता है वो ऐसा काम करता है। तो प्राइमरी अमीन देखो किस में आ जाएगा, अगर एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका प्राइमरी अमीन मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। प्राइमरी अमीन NH2 ये प्राइमरी अमीन है। जब इससे कोई और कार्बन जुड़ा होता तो सेकेंड एक कार्बन और जुड़ा होता तो सेकेंडरी, उससे एक ज्यादा और जुड़ा होता तो टर्सरी हो जाता, बट ये भी प्राइमरी अमीन है। NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन की बात कर रहा, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से एनिलीन हो गया, इसका 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो टर्सरी हो गया। टर्सरी हो गया तो ये नहीं होगा आपका। मिथाइल अमीन तो CH3NH2 ये हो जाएगा आपका, है ना। 1 डिग्री में अमीन आ गया। और यहाँ है 2 डिग्री अमीन, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन आएंगे C6H5NH है, और यहाँ पर है C6H5। यहाँ देखोगे C6H5 आ गया, तो ये 2 डिग्री अमीन आ गया, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। ये 1 डिग्री अमीन हो गया था, मिथाइल अमीन आ गया था, तो ACND ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। तो जो तुम्हारे पास क्या होगा, 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन में रहेंगे वही ऐसा रिएक्शन शो करता था, साथ में ये तो आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, और ये जो होते हैं 1 डिग्री अमीन जो होते हैं डायमोट NaOH जो हिल्सबर्ग रिएजेंट है उसके साथ संयुग्म हो जाते हैं, और ये डायमोट NaOH के साथ क्या हो जाते हैं, इन संयुग्म हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यहाँ पर से देखे, चलिए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं, मतलब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नहीं क्या देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे, जितना बंकिनेस कम हो उतना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी। दूसरा क्या, कि अगर पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक हो, तो पहले तो चेक करने पे सर पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक कहां पर दिख रहा है आपको, पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सबसे ज्यादा एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 पाई आ गया। अगर निगेटिव क्या होता है, कंजुगेट होता है, रेजोनेंस में होता है, तो उसको भी पाई में काउंट किया जाता है, तो 3 पाई हो जाएगा। 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। हकम क्रुम का फॉर्म कर रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकम क्रुम का था। n का वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं तो 4 + 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा तो वही होता था, पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक भी होते थे, तो सबसे ज्यादा यही हो जाएगा, उसके अलावा कोई और है नहीं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो मोस्ट स्टेबल में यही आ जाएंगे। चलो यहाँ से हम लोग आगे बात करें, हमने जब क्लास में गया था तो बोर मैग्नेट्रॉन्स इसकी बातें किए थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने कॉपी भी करवाया था ऐसा, जब हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पर पढ़े थे, तो अंदर यहाँ पर क्या दिया था कि हम लोग का कह रहा है कि सर यहाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमने फॉर्मूला था √n+n+2bm, है ना। और इसकी वैल्यू दिया हुआ 3.8 दिया हुआ। तो अब हम एक सिंपल सा ट्रिक भी दिए थे कि जब भी तुम्हें 3.84 के रूप में दिया रहे तो आप पॉइंट वाला हिस्सा हटा दो, उसका जो बचेगा वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करना है, तो कह रहा है कि क्या CO2 प्लस, कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रम कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 प्लस आयन से जितना भी हम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2 प्लस इज। अब देखिए CO2 प्लस इज में क्या होगा कि तुम्हारे पास 3.84 bm तो आ गया, मतलब इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएंगे। कोवालेंट कितना होता है, आयरन कोवालेंट 27 में होता है, तो 27 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो AR 4s2 3d7 करते हो, 4s2 3d7 करते हो, कह रहा है कि सर इसके पास कितने होना चाहिए, 2 समझ होना चाहिए, तो 4s यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3d7। डी में कितने ऑर्बिटम होते हैं? 5 ऑर्बिटम होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटम, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको अस्तमित करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या करेगा? अगर इस टाइप से मिलता है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अरेंजमेंट नहीं हुआ। और जब अरेंजमेंट नहीं हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर जो हुआ होगा वो तुम्हारे पास WFM का अटैक हुआ होगा, बिग फिंगरजांस का अटैक हुआ होगा। और जब बिग फिंगरजांस में अटैक होगा तो आपको दो पार्ट में ऑर्बिटम टूटेंगे, एक हायर एनर्जी नेवम, एक लोअर एनर्जी नेवम, T2G और EG में टूटेगा। तो T2G में पहले लोअर एनर्जी होगा तो 2 2 4 1 5 आ जाएंगे, इसमें 1 1 2 आ जाएगा, तो T2G 5 आ जाएगा। T2G कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, और EG जो होगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका T2G 5 EG 2 यहाँ पर मिल गया आपका, ये आ जाएगा आपका। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहा? डाइक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन तो आपको पता है कि 3 कार्बन का होता है। यहाँ से मेमो हमने यहाँ से समुचन करके रखे हुए, यहाँ से क्या होगा? डाइक्लोरो कराओगे तो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। अब कह रहा है डाइक्लोरो प्रोपेन विल गिव ऑप्टिकली एक्टिव। यस, एक यहाँ पर कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर देखो CH3 हो गया, यहाँ H हो गया, इधर CH2Cm हो गया, तो ये कार्बन कंपाउंड हो गया। कार्बन कंपाउंड हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स बाय, मतलब क्या कर रहा है कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेगा, है ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स बाय। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर बनाना होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में कार्बन नहीं आनी चाहिए थी, कार्बन नहीं आनी चाहिए थी। चलो कुछ बनेगा इसका, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएंगे जब हम इसको कोरिलेशन करेंगे तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, ठीक है। कहता बाय कैलकुलेट टोटल आइसोमर व्हेन X रिएक्ट विद CM2, X रिएक्ट विद CM2, ठीक है। अब X रिएक्ट विद CM2 की अगर बात करते हैं तो पूछा है क्या कि ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बाई बनता है। चलो कोई एक ऑप्टिकली इनएक्टिव बना लेते हैं हम लोग इस टाइप से। एक क्लोरीन प्रोपेन है ना, 1 2 3, यहाँ एक क्लोरीन रख लेते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पर रख लेते हैं, हो जाएगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेंगे क्योंकि कार्बन इसमें आएगा नहीं। कहता आइसोमर बाई कैलकुलेट टोटल आइसोमर। अब आइसोमर कह रहा है जब X रिएक्ट विद करेगा CM2 के साथ, तो X की रिएक्शन मतलब X में मेरा कौन था? ये था CM, यहाँ था CM, ये था CM। अब इसको कह रहा है कि फिर से CM2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, तो बताओ CM2 से रिएक्शन करने के अंदर कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं? ये तो क्या होता है तुम्हारा कोरिलेशन रिएक्शन जो होता था वो तुम्हारे पास क्या होता था? नॉन सिलेक्टिव होता था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत सारे बनाते थे। तो बताओ एक प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन सकता तो ये हमने बना लिया, एक प्रोडक्ट यहाँ पर और भी आ सकता तो हमने ये बना लिया, एक प्रोडक्ट इस जगह पर आ सकता था तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। तो अब कह रहा है कि मेरे पास क्या होगा कि विद CM2 इट रिप्रेजेंट ट्रेडिशन तारा क्या कैलकुलेट द टोटल आइसोमर व्हेन X रिएक्टेड विद CM2। अब आइसोमर की संख्या पता करनी है मुझे, तो आइसोमर की संख्या पता करना है तो देखो मेरे पास क्या जाएंगे, यहाँ पर एक ये आ गया तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहता है कैलकुलेट टोटल आइसोमर्स व्हेन X रिएक्टेड विद CM2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो कितने बन जाएंगे? एक तो ये बन जाएगा, इसका 2 बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा? कार्बन है, कार्बन है तो तुम्हारे पास ये भी कार्बन है क्या? यस, ये भी कार्बन है, 2 2 कार्बन से, है ना? तो 2 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर तुम्हारा कितना आ गया? ये जो तुम्हारे पास बने हैं प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट्स में हमने यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन नहीं है, ये कार्बन तो नहीं है, तो 2 इसमें बन जाएगा, 1 इसमें बन जाएगा और 1 इसमें बन जाएगा, ये भी कार्बन नहीं है। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4। यहाँ पर मिस्टेक है, कितना आ जाना चाहिए इसका? 4 आ जाना चाहिए, हो जाएगा ये। तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? 4 यहाँ पे आने चाहिए। ये 4 आ गया, हमने सॉल्यूशन क्या था? गलती सॉल्यूशन लिखा गया है तो है ना, कितना आ जाएंगे? टोटल 4 आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमने कहा आगे क्वेश्चन जो है तुम्हारा सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन याद होगा, सैंड मेयर्स रिएक्शन क्या होता था? डायजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर N2 CM- के ऊपर जब CuCN HCN डाउन देते थे तो हमारे पास क्या होता था? साइनाइड बन जाता था। तो ये आ गया। अच्छा इसका ऑप्शन उच्च फिटिंग रिएक्शन तो सब जानता है। उच्च रिएक्शन क्या होता था? RX होता था, उसके ऊपर आता था तो एक फिनाइल एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो ये आ जाए, इथाइल ग्रुप मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से 2 को में मांगे तो आप ऑप्शन में सकते हैं ऐसे तो आपको फिनकेनिस्टन और क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो आप आंसर में मांग लीजिए। पहला क्या हो गया आपका? हो गया सैंड मेयर्स रिएक्शन का B, P का B हो गया और R का A हो गया। P का B
आर का ए, तो पी का बी, आर का ए कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक ही जगह पी का बी ही है बस, और कहीं पे है नहीं। तो एक ही जगह पी का बी है तो सारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा कुछ आपको सोचना भी नहीं था। बाकी स्वार्ट्ज रिएक्शन और तुम्हारे पास क्या होता है, फिंकलिस्टन रिएक्शन जो होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। तो तुम्हारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता था, एजीएफ, सीयूएफ, तो ये सब करते थे, है ना, जिससे क्या होता था कि फ्लोरीन हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देता था, यहाँ से फ्लोरीन ऐड हो जाता था। जबकि अगर हम फिंकलिस्टन रिएक्शन की बात करते थे, एनआईजी थे, एसीटोन डालते थे, जिसके कारण से वहां से क्या हो जाता था, आयोडीन वहां पर आ जाते थे। बाकी उच्च फिटिंग रिएक्शन में तो आपका क्या है, एक और उच्च रिएक्शन करवाने, उसके साथ एक फिटिंग रिएक्शन करवा देनी है, तो ये देख लेना। चौथा है आगे क्या कह रहा है, आज कह रहा है नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन ट्रीटेड विथ FeSO4 with gives K4 FeCN का Hong6 प्रोडक्शन। अच्छा ये तो स्टेटमेंट 2 हो गया, यहाँ पर एक गलत है, प्रोडक्शन जो देता है वो Fe4 FeCN का Hong6 देता है, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ का स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है इन मैसेंजर टेस्ट कंपाउंड और कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, कोवैलेंट से आयनिक फॉर्म जा रहा है बाय फ्यूजिंग ऑफ कंपाउंड विद सोडियम एटम। सही बात है ना, ये क्या तुम्हारा सही बात है कि क्या होता था मैसेंजर टेस्ट में जो होते थे साइनाइड, आल्साइड या फिर सल्फाइड, हाइड्रोजन, ये सब जो होते थे, तुम्हें क्या होता था सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करता था, उसका टेस्ट देता था। तो मैसेंजर सही है वहां पे, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, Fe होना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कहां मिल रहा तुम्हें, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहे, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। आगे की क्वेश्चन जो आता है मेरा, इधर आ जाइए। इधर का क्वेश्चन में क्या रहा है कि which of the following element does not lie in the same period। अब कौन सा एलिमेंट है जो सेम पीरियड में नहीं है, तो अब देखिए पैनेडियम, नाइट्रम, इरिडियम, ऑस्मियम। तो अब अगर आप हमको अगर देख लीजिएगा तो तुम्हारे पास क्या होगा कि पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 में तुम्हारा ऑस्मियम जो 76 में है, इरिडियम जो 77 में है और पैनाइडियम 78 में है, तो तीनों एक साथ आ जाते हैं। जबकि पैनाइडियम जो है, पैनाइडियम का एटॉमिक नंबर 46 होता है, और वो पैनाइडियम का एटॉमिक नंबर जो 46 होता है वो आपको मिल जाएंगे 5th पीरियड में। कौन सा पीरियड में मिल जाएगा, 5th पीरियड में। तो यहाँ पर जो है आपका क्या नहीं हो जाएगा, पैनाइडियम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैनाइडियम आपका 5th पीरियड में आ जाता है, तो आंसर आपका पैनाइडियम हो जाएगा, है ना। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स शो फेसियम मेरिडियनम आइसोमर, फेसियम एंड मेरिडियनम। तो देखो ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बस सारे निजाम एक जैसे होता है, तो आइसोमर तो कोई नहीं करता ये। हाँ यहाँ पर देखो हमको AB3 मतलब हमको क्या चाहिए था कि हमें जो इसका फेसियम मेरिडियनम का चाहिए था वो मेटन के साथ तुम्हारा क्या चाहिए था, Ma3B3 चाहिए था। तो यहाँ पर देखो Ma3B3 के रूप में कौन है, ये तो खत्म हो गया, 2 के रूप में है, ये खत्म हो गया, ये H2O का Hong6 हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो Ma3B3 बस इतना ही देखना था, है ना। कि फेसियम में क्या हो जाता था, देखो हमने स्ट्रक्चर बना के रखा, फेसियम में क्या होता था कि तीनों एक तरफ चले जाते थे, इसका तीनों एक तरफ चला जाता था। मेरिडियनम में क्या होता था, जब पुंगेन पे आ जाता था तो आ जाता था मेरिडियनम, एक पुंगेन पे आ जाते थे, एक इसका परपेंडिकुलर चला जाता था तो मेरिडियनम आ जाते थे, इसमें 2 अलग अलग फेस पे चला जाते थे, तो यहाँ पर फेसियम आ जाता था। तो सिंपल याद रखना Ma3B3 होता तो ही होता, तो आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा, है ना, जहां पर Ma3B3 हो जाएंगे तो जाकर के क्या हो जाएगा आपका ये फेसियम और मेरिडियनम। शुक्रिया। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है, मोम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। If 10 to power 21 molecules are removed from x milligram of CO2, then 2.8 into इतना बचा रहता। तो सिंपल सी बात है कि हम इसका पहले क्या कहते हैं कि x मिलीग्राम है तो मोम निकाल लेते हैं। x मिलीग्राम में से क्या किया गया है, 10 पर पावर 21 मॉलिक्यूल को बाहर निकाला तो बच गया 2.8 इंटू 10 टू पावर -3 बच गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना टोटल x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो पहले इसका मोल निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाई मोलर मास, मोल इज टू यहां से हम कर लेते हैं, मोल इज टू हमें कर लेते हैं गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन वेट कितना है x ग्राम है, मिलीग्राम में, तो 10 टू पावर -3 बटा मोलर मास का 44 आ गया। अच्छा ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर आ जाना चाहिए था, तो इसका मोल कैसा होगा, मोल बराबर अगर जो मोल क्या क्या रिलीज मोल है ना, रिलीज क्या ना, तो क्या क्या था इसमें रिमूव मोल या रिलीज मोल टर्म। तो रिमूव्ड मोल की अगर बात कर रहे हैं तो रिमूव्ड मोल बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर आ जाएंगे। तो 6.022 या 6 नॉर्मल कैलकुलेशन में 6 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 आ जाएगा, और प्लस ये तो आ गया रिमूव्ड मोल। बचा नेफ्ट मोल कितना हो गया इसका, जो बचा हुआ मोल रह गया, नेफ्ट मोल कितना हो गया इसके, नेफ्ट मोल जो होंगे जो बचा हुआ पार्टिकल उतना हो जाएगा, 2.8 इंटू 10 टू पावर
2.8 इंटू 10⁻³ बाई 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अब इसको सम करना, अब ये दोनों को जोड़ करके इसके टोटल मोंग्स के बराबर आ जानी चाहिए थी, तो दोनों को जोड़ करके टोटल मोंग्स के बराबर आ जाएगा। तो x इंटू 10⁻³ अब बाई 44 इज कम टू, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा ऊपर आ गया 10⁻21, तो 10⁻21 बाई 6.02 इंटू 10⁻23 हो रहा है ना। अच्छा सॉरी इसका निकालना नहीं, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ाने, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ाने, इसमें मोग ही दिया हुआ हमने, हमें ना पाठ्यक्रम दिया हुआ, तो कितना दिया मोग ही दिया हुआ, तो मोग ही दिया हुआ तो 2.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ तक आसान से आ जाएंगे। अब आप इसको सम कर सकते हो, तो सम करूंगा तो 21 है, 23 है, 10⁻2 हो गया, 10⁻2 हो गया, तो ऊपर हमने लेके चला जाता था 10 कितना आ जाता -2 आ जाते हैं, 10⁻2 इंटू यहाँ पर आ गया कितना 6.02 और प्लस यहाँ पर कितना आ गया 2.8 इंटू 10⁻³ आ गया। अच्छा इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो x इंटू 10⁻³ बाई 44, इसको करूंगा 10 इंटू 10⁻³ प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा 6.02 इंटू आ जाएगा प्लस 2.8 इंटू 10⁻³ आएगा। 10⁻³ को कॉमन इसे एमसीएम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुने 10 प्लस 2.8 इंटू कितना रहेगा तुम्हारा 6.02 इंटू कितना आएगा 10⁻³ बाई कितना रहेगा 6.02 आ जाएंगे। और x बटा 44 है, तो 44 को चलो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, x का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ है कितना 10⁻³ 10⁻³ तो 10⁻³ और यहाँ से x आ गया, तो ये कट जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा। तो अब बच गया तुम्हारा क्या x का वैल्यू बच गया 10 प्लस 2.8 इंटू 6.02 इंटू 44, इसको कर लेना आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके 196.28। तो मोग आसान था, करना कुछ नहीं था, इसका मोग निकालना था, इसका पार्टिंग दे दिया था कि कितना रिमूव करेगा, उसका मोग निकालना था, उस मोग में इस मोग को जोड़ करके इसको बराबर कर देना था। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो उसका x का वैल्यू आ जाएगा कि कितने आने वाले हैं, तो कितना आ रहा मुझे 196.28 आ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आसान सा क्वेश्चन था, मोग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। चलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन एक आ गया है आपके पास, कह रहा है क्या कि आप बता दीजिए इसमें कि कितने भोंग्स हो जाएंगे, तुम लगा दो ना -NFE, है ना, या NFE लगा देते हैं, यहाँ तो समझ में आ जाएगा। तो उतना भी नहीं करना, तो सिंपल क्या करना है कि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा, तो ये 2 भोंग लगा रहा है। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूंगा, 4 8 में से 2 गया -6 हो गया, तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। अब +6 से कहाँ जा रहा है +3 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन चेंज करने का 2 भोंग दिया हुआ, तो 3 का कितना होगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ से क्या दिया हुआ, यहाँ तक का दिया हुआ क्या तुम्हें 3 से 2 में जा रहा है, तो 1 का चेंज हुआ, 1 गुने 0.8 हो गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक में कितना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में निकालना, तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो इसको जोड़ देंगे, तो 2 6 कितना गया 6 और तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चेंज किया 4, तो 4e बराबर है ना कितना आ जाएगा 4e बराबर 6 प्लस कितना आ जाएगा 0.8, 6 प्लस 0.8 मतलब 6.8 आ गया, तो e बराबर 6.8 बाई 4 आ जाएगा, 17 चौका 1.7 वोल्ट आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 1.7 वोल्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर दिख जाएगा 1.7 वोल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो बहुत 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 ही आसान है, ध्यान रख सकते हो कि हमारे लैंग्वेज में क्या कहते थे बोमा क्वेश्चन, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका रटाया रिएक्शन है, ये आपको क्या दिया हुआ एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहा है और एक्सेस अमाउंट में। तो याद होगा कि जब अम्फाइड प्रेजेंट होती थी तो हम लोग क्या कराते थे, हम लोग कराते थे अमडोंग कंडेंसेशन। अब एक्सेस अमाउंट में तो पहले हम इसको अमडोंग कंडेंसेशन करा लेंगे, तो देखो अमडोंग कंडेंसेशन कराएंगे, अमडोंग कंडेंसेशन के बाद फिर इसको कनिंजारो भी करवा लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सेस अमाउंट में जब रहता है तो अमडोंग और कनिंजारो दोनों हो जाते हैं, है ना, अमडोंग और कनिंजारो दोनों हो जाता है। हम यहाँ से देख रहे हैं पहले अमडोंग करवाते हैं, तो अमडोंग देखो हमने बहुत आसान से करवाए हुए कि हमने यहाँ से क्या किया था कि जब बेसिक मीडियम था तो इसके अम्फाइज को निकाल लेते थे, है ना, जब अम्फाइज को निकाल लेते थे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता था, नेगेटिव पे यहाँ अटैक करा देते थे, तो पहला प्रोडक्ट ये जुड़ जाता था, फिर उसके साथ फिर अम्फाइज और बचा हुआ तो दोनों से जुड़ जाएगा। तो देखो सिंपल इसमें कितने अम्फाइज है 2 अम्फाइज है, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड होंगे जो अम्लकोहम के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो जैसे इस पर अटैक होगा कहाँ जब फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसका बना यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हो जाता था CH2OH में आ जाता था, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, 2 अम्फाइज है तो 2 बार करेगा एक्सेस है,
और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाता था, ये C डबल आता था। अब देखो इसके पास अम्फाइट नहीं है, तो फिर यहाँ पर कहता था एक बार कनिंजारो रिएक्शन। क्या कहता था ये, कनिंजारो रिएक्शन। जब कनिंजारो रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या हो जाते हैं कि ये जो होते हैं निकोमोफाइल पहले H यहाँ से अटैक करता है, इसके बाद इस पर अटैक करता है, तो ये भी अंक ग्रुप में आ जाएंगे। तो देखो 3 अंक ग्रुप में CH2OH यहाँ भी CH2OH आ जाएगा, CH2OH यहाँ भी CH2OH आ गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ भी हमने कंजप्शन लिख लिया, फर्स्ट होगा, हमारी संगोष्ठन सही होगी, है ना। हमारी संगोष्ठन क्या होगा, सही होगा, हाँ सही है ना। तो यहाँ तो समझ में आ जाएगा, फिर हार्ड को था नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ से। चले नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रुक्टोज कैन गिव टॉर्नेस टेस्ट। हाँ ये देता है टॉर्नेस टेस्ट, जब पॉमी हाइड्रोक्सी कीटोन होते थे तो टॉर्नेस टेस्ट देते थे, है ना। कहता थ्रू इट डज नॉट हैव एल्डिहाइड, तो सही में एल्डिहाइड इसके पास नहीं होता, क्योंकि फ्रुक्टोज के पास तो कीटोन होते हैं, तो भी क्या करता था, टॉर्नेस टेस्ट देता था। कहता व्हेन रिएक्टेड विद बेस फ्रुक्टोज कैन अंडरगो रिएरेंजमेंट प्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप। सही बात है, क्योंकि वो क्या होता था, रिएरेंजमेंट करता था। और यहाँ से तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 से भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, है ना। क्यों अभी थ्योरी हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है उतना, है ना। आप इसको एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका थ्योरी, है ना, कि किस टाइप से। तो आपको क्या होगा कि फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, हाँ ना, वो तो जानते हो, जितना भी होता था मोनोसेक्राइड होता था, सबका सब रिड्यूसिंग होता था, डाइसेक्राइड भी सब रिड्यूसिंग होते थे, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी शुगर क्या होता है रिड्यूसिंग। और जो रिड्यूसिंग शुगर होगा टॉर्निन, फर्मिंग, बेनेडिक्ट, ये सबका टेस्ट देगा, है ना। तो ये सबका टेस्ट देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रुक्टोज है तो क्या करेगा, टेस्ट तो देगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। अच्छा इसकी स्टेबिलिटी बताना है, तो यहाँ पर तो देखो कार्बेनाइन दिया हुआ है। अच्छा ये है पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक्स, क्या है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक्स दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है सर, कितने मेंबरिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबरिंग को एरोमेटिक में नहीं रखते थे, नॉन एरोमेटिक में भी नहीं रखते थे। और ये तो तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 2 2 4 इमेथड हो गया, है ना। यहाँ पर तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल ये आ जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक का, सबसे ज्यादा स्टेबल ये आ जाएगा 3 2 1, 3 2 1 कहा मिल रहा है, ये मंगा, है ना। तो 3 2 1 यहाँ से आ गया आपका, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाउंड CuNH3 का CM3 है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन एंड इज 100% डिसोसिएटेड। चलिए 100% हो गया, तो आई का वैल्यू निकालना मुझे, अल्फा वैल्यू 0 हो गया, है ना। तो अल्फा वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया, 100/100 आ गया। डेल्टा TF मुझे दिया हुआ है, KF भी मुझे दिया हुआ, फार्मूला क्या रहा है कंपाउंड का निकालने के लिए, तो बता डेल्टा TF इसका क्या हो जाता है तुम्हारा, I इंटू KFM हो जाता है। डेल्टा TF मुझे दिया हुआ 0.558 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, आई का वैल्यू मुझे निकालना है, आई KF कितना हो गया 1.86 हो गया, आई इंटू एम मोलरिटी कितना दे दिया था इसका 0.1 दे दिया, तो ऊपर देख लीजिए, है ना, कितना है 0.1 है। तो 0.1 मतलब आई यहाँ से आ गया 0.558 इंटू यहाँ से तुम्हारा क्या गया आई इंटू 0.186, 18 3 54, लगभग 3 बार का ये कट रहा है, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, है ना। आई का वैल्यू 3 आ गया। तो अब देख लेना आई मतलब क्या होता था, आयंस। इसमें देखो याद करो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 पार्ट होता था, एक कोऑर्डिनेशन स्थिर होता था और एक इसके स्पेक्टेटर आयन होता था। तो एक भी स्पेक्टेटर आयन इसमें है नहीं, तो टूटेगा नहीं, एक ही आयन में रह जाएंगे, तो आई का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। इसमें देखोगे तुम्हारे पास इसमें भी कोई बाहर में नहीं है, इसमें भी एक ही आ जाएगा, हाँ इसमें 2 बाहर में है और एक ही है, तो टोटल कितना हो गया 3 पार्ट में टूटेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप यहाँ से मार के क्या सकते हो कि सर यही हमारा क्या होने वाला है, यही 3 पार्ट में आने वाले, आई की फैक्टर यहाँ पर ही 3 आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन फोटोन ऑफ 900 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इन्फॉर्म, RS दिया हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देना है, जहां पर हमको क्या दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ अगर मुझे दिया हुआ है और R का वैल्यू दिया हुआ है, तो लगा दीजिए फार्मूला 1/lambda इज कम टू RHZ स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1/lambda मतलब आपको 900 नैनोमीटर का दे रहा, तो 1/900 आ जाएगा। R का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 10⁵। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर किस में दिया हुआ है नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 900 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ से RHZ स्क्वायर, यहाँ से 1/n1 का स्क्वायर,
तो 1/n1 n1 मेथड है इन विच ऑफ द पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट इन द, अच्छा अब यहाँ समझ लेते हैं, अगर n बराबर 1 या इन्फिनाइट लेते हैं तो 1/इनफिनाइट तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस 1/n 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको अगर इन्फिनाइट करते तो 0, n1 बराबर 1 करें तो हम इसको चेक ही करना था, ऐसे चेक करना था, देख लेंगे कहां से बहुमत 900 आ रहा, 1/लैम्डा इज कम टू RH जेड स्क्वायर, तो RH का वैल्यू दिया 10⁵ जेड स्क्वायर, तो जेड तो हार्डवेयर एटम की बात किया, इसका क्या हार्डवेयर एटम की बात किया तो जेड तो 1 ही रह जाएगा इसका, 1/n1, एक बार n बराबर इन्फिनाइट रख लेते हैं, फिर एक बार 1/1 का स्क्वायर रख लेते हैं, कितना आ जाएगा ये तो 1/1 0 में से 1 गया, माइनस में आ जाएगा, माइनस 10⁵ आ जाएगा, तो खत्म हो गया। एक बार n बराबर इन्फिनाइट रख लेते हैं, अगर n बराबर इन्फिनाइट रखे तो 0 आ जाएगा, n बराबर 2 रखे इसका रखते हैं तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि लैम्डा में है तो लैम्डा इज कम टू अगर करेंगे, लैम्डा इज कम टू ऊपर से करेंगे तो तुम्हारा करना, इसको पूरा स्ट्रॉन्गली करूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, एमसीएम हो गया तो n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n2 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो आसान से आ जाएंगे। अगर सोचो हम इसको लैम्डा निकालना चाहते हैं तो लैम्डा निकलने से रिवर्स कर देंगे इसको, है ना, तो रिवर्स करेंगे तो n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, n2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस में आएगा ये, आ जाएगा तुम्हारा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर बाई कितना आएगा, n1 इंटू n2 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से अगर हम करते हैं 3 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी तो तुम्हारा क्या जाता है, यही आ गया, 3 का स्क्वायर किसमें आ जाएगा 9 में, तो 900 के आसपास मतलब चला जाएगा, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा 10⁻⁹ से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 5 से एक जाओगे तो 4 का स्क्वायर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये 0 से इनफिनाइट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/n तो क्या हो जाता है, इनफिनाइट 0 हो जाता है, 1 नहीं, तो यही गैप आ रहा है 3 का स्क्वायर करने के अंदर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो आंसर वही आ जाएगा 4 नंबर, है ना, आंसर वही आ जाएंगे कितने नंबर, 4 नंबर आ जाएंगे तुम्हारा, बस यही क्या हुआ यहाँ पे, है ना, कि अगर 1/9 करते इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना थे सेंटीमीटर में तो आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, SO2 एक क्वेश्चन पर -2 तो -4 +4, तो देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में आता था तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता था, अगर SO2 मतलब किसी के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो जाता था तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग की करता था, मिनिमम हो जाता था तो रिड्यूसिंग, तो सल्फर का मैक्सिमम होता है +6 और मिनिमम होता है -2, तो मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है, बीच में आ गया है, तो बीच में आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो स्टेटमेंट तो पहले ही मुझे समझ दिख रहा है, बट आगे भी पढ़ने थे। NO2 एग्जिस्ट एज डायमर, यस NO2 डायमर के होता है क्योंकि N2O4 ग्रुप में आता था, यहाँ पर एक अनपेयर मेटल होते थे, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या होता था NO2 जो होता था इस रूप में रहता था, यहाँ पर भी अनपेयर होता था, तो ये डायमर होता था, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पूछा गलत है तो इसलिए ये नहीं आंसर होगा। PF5 एग्जिस्ट बट नॉट इन CF5 पे तो बोर्ड का क्वेश्चन है ना, क्या होता था क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते थे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता था, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। PH3 has the more proton affinity than NH3, ये तो पता ही है कि तुम्हारा क्या होता है कि इससे PH3 नाइट्रोजन के पास एफिनिटी ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, चांस इलेक्ट्रॉन से हम ज्यादा खींचते हैं, तो PH3 के पास प्रोटॉन एफिनिटी क्या है कम है, तो आपका गलत स्टेटमेंट हो जाता, तो गलत स्टेटमेंट एक ही है, वो कौन है तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगर आपसे बात करने हैं यहाँ से, तथा इन ए सॉल्यूशन 1 मोलरिटी A2+ and 1 मोलरिटी B3+ are present and NH4OH solution is either soluble into them which will get precipitate form, कौन है जो पहले प्रिसिपिटेट कर जाएगा, तो देखो यहाँ से सिंपल सा है A+2 है, A+2 से तुम अच्छा सॉरी क्वेश्चन और भी आगे दिया, चलो और भी आगे क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करके पूरा पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, क्या कहते हैं यहाँ in a solution 1 molarity H+2 and 1 molarity B+3 are present and NH4OH solution is added slowly into it, then which will get precipitate first, इसमें से कौन है जो पहला प्रेसिपिटेट होगा, KSP दिया हुआ दोनों का, तो सिंपल सी बात है जब KSP आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ से लगा लीजिए KSP में तो लीजिए किसका AOH, वो तो पता है कि A+2 रिएक्शन करेगा, A+2 रिएक्शन करेगा किसके साथ NH4OH के साथ, है ना, तो यहाँ से टूटेगा तो OH माइनस बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से A+2 है OH पे कितना माइनस होता है
माइनस एक होता है, स्पेस क्रॉस करोगे तो एओएच का होमोटॉयस बनेगा। क्या बनेगा ये? एओएच का होमोटॉयस बनेगा। तो एओएच का होमोटॉयस को अगर तोड़ोगे, एओएच का होमोटॉयस को तोड़ोगे तो इसमें क्या टूटेगा? A+2 OH पे एक माइनस टूटेगा, हो जाएगा। और BOH का होमोटॉयस है, तो BOH का होमोटॉयस अगर इसका कर में, BOH का होमोटॉयस कर में, BOH का होमोटॉयस, तो BOH का होमोटॉयस में तुम्हारा क्या होता था? B+3OH पर एक माइनस होता था, है ना। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होगा? अगर मान लीजिए इसका कंसेंट KSP दिया हुआ, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। राइट साइड अपॉन क्या हो जाएगा? तुम्हारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, है ना। तो KSP तुम्हारे पास राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो राइट साइड KSP तुम्हें दिया हुआ, पहला का कितना दिया हुआ? 9 × 10⁻⁻10। अच्छा, मान लीजिए इसका कंसेंट्रेशन C है, तो ये अभी 0 0 होगा। आफ्टर ये क्या होगा? 100% टूट जाएगा, तो ये कितना आ जाएंगे? C आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? 2C आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 2C आ जाएगा। तो अब देखोगे हम सिर्फ इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो KSP क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A+2 हो जाएगा ना। इसका आगे स्टैच्यू मीटिंग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? OH माइनस पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। KSP बताइए कितना है? 9 × 10 का पावर कितना है? -10 है। और A+2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 1 मोलर दिया हुआ था, तो ये तो 1 ही रह गया। इसका मतलब OH माइनस का होल स्क्वायर आ गया, तो OH का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? 3 × 10⁻⁻5 आ गया। तो OH यहाँ पर आ गया 3 × 10⁻⁻5 आ गया, 3 × 10⁻⁻5 हो जाएगा यहाँ पर OH का कंसंट्रेशन। जिसका OH का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब उतना ज्यादा प्रेसिपिटेट होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर से देखना ना, इसका कंसेंट इसका करना है KSP इज टू राइट साइड, तो कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पे का होम ट्राइस आ जाएगा। अच्छा, इसका KSP कितना दिया हुआ? 27 × 10⁻⁻18 दिया हुआ है। अब B प्लस का कितना दिया हुआ तुम्हें? वो भी एक मोमेंटी दिया हुआ, तो 1 मोमेंटी हो गया। OH माइनस का अगर यहाँ से करते हैं 3, तो मतलब कितना आएगा? 3 का क्यूब, 3 3 9, मतलब 9 आ गया, और 9 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। 9 × 10⁻6 आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 आ गया, और एक आया 3 × 10⁻5। तो कौन प्रेसिपिटेट ज्यादा करेगा? तो कह देता है कि बोथ प्रेसिपिटेट साइमल्टेनियसली, AOH का प्रेसिपिटेट फर्स्ट एंड BOH भी प्रेसिपिटेट लाइटर, BOH फर्स्ट एंड AOH का होमोटॉयस भी प्रेसिपिटेट लाइटर, बोथ आर नॉट प्रेसिपिटेट। तो हमें तो लग रहा है कि AOH का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सॉरी 3 आ गया ना, इसका 3 का क्यूब हो गया ना, 3 आ गया, तो 3 आ गया तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो 10⁻⁻6, मतलब ये कम है, ये क्या तुम्हारा ज्यादा है, क्योंकि एक 3 × 10⁻⁻5 है, एक क्या तुम्हारा 3 × 10⁻⁻6 है। तो A वहां ज्यादा है, B वहां कम है, तो A वहां ज्यादा है, B वहां कम है, तो तुम्हारे आंसर क्या आ जाएंगे? OH का होमोटॉयस प्रेसिपिटेट फर्स्ट, OH उसमें ज्यादा है, ये कम है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही है, हो गई। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन यहाँ से बात करेंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूछ रहा है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सा दिख रहा है जी, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट BCM3 M3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर रहा, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर रहा, ये ऑक्टेट आ गया आपका, है ना, ये ऑक्टेट आ गया, कंप्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट क्या करना था इसमें? तो आसान सा सब कुछ क्या हुआ है ना। ए का क्या हुआ है? P, ए का P है, बी का तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्सटेंडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा, तो 8 से ज्यादा तुम्हें SO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सल्फर के बाद में 6, है ना, और इससे अगर ऑक्सीजन बना रहे हैं यहाँ से, तो SO2 है, रहेगा। यहाँ पर H2SO4 की बात करें तो डबल बॉन्ड O और नेट बॉन्ड यहाँ से होता था, OH हो जाता था, यहाँ से OH हो जाता था। NO2 तो ऑड एमाटोन हो जाएगा, क्योंकि ये 5 होता तो 2 जुड़ा होगा, इसमें भी ऑड एमाटोन, तो ऑड एमाटोन तो यही है तुम्हारा, है ना। कंप्लीट ऑक्टेट तो यहाँ पर दिख रहा है CO2 और PCM3, यही दिख रहा है तुम्हारा। एक्सटेंडेड ऑक्टेट में तुम्हारा दिख नहीं रहा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट तुम्हारा ये दिख रहा है ना। तो A का P हाइपर एक्सटेंडेड ऑक्टेट में तुम्हारा वो दिख रहा है, तो सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ तो क्या दिख रहा है? सेम ही दिख रहा है ना। तो A का P, B का Q, C का R, ये बच्चे ने क्या किया? ऑप्शन ऊपर नीचे करवा दिया है ना।
तो इसका आंसर सबका ऑप्शन ऐसे है, ऐसे इतना नहीं पूछा होगा, ऐसे है ना, सब कुछ मैच करा के नहीं पूछा होगा, ऊपर नीचे रहा होगा, बताया जैसे बताया वैसा लिखा गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, which of the following pair of equated transition metal ions are same कलर। ये तो आपको कलर याद करना होगा, डी वॉक में आपने याद किया होगा था इसका, हाँ ना, कि कौन कौन सा सेम कलर का होता है। हमने देखो यहाँ पे कलर की है, Ti4 प्लस जो होता है कलरलेस होता है, Br3 प्लस ग्रीन होता है, Cr2 प्लस ब्लू होता है, Cu2 प्लस भी ब्लू होता है, Cr3 प्लस वायलेट ग्रीन है ना। तो इसमें कह रहा है सेम कलर हमारा चेक करने के लिए, तो सेम कलर हमारा देखिए आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, इसके साथ ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ऑप्शन से मिलाऊंगा पहले Ti4 प्लस तो कलरलेस हो गया, Br3 प्लस ग्रीन हो गया, तो ये तो होगा आंसर नहीं। Cr प्लस 2 और Cr ये दोनों का दोनों ब्लू होता है, ये दोनों का दोनों क्या होता है ब्लू होता है, तो ये है ना, ये तो डी वॉक अगर पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पर ये वायलेट है और ये तुम्हारा क्या है ग्रीन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या तुम्हारा वायलेट है और ये ग्रीन है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से याद होगा हमने एक ट्रिक बताया था तुम्हें, ब्लू क्रो फंसा मतलब ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन हुआ, है ना, इस टाइप से हम बताते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है सेक्शन बी। अब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला चलो यहाँ से आ गया तुम्हारा कि एफ ही दिया, अच्छा कम भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था तुम्हारे वेट का, है ना। आज भी ये तुम्हारे पास एफ ही बी आर टू है। अब देखो ये जो तुम्हारा रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, अगर इसके अनुसार समय के जाते तो इसका मेटा पे जाएगा, है ना, इसका किसका जाएगा मेटा पे, और इसके अनुसार से जाते तो इसका ऑर्थो पे जाता। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, अगर इसके अनुसार से जाएंगे तो मेटा यहाँ जाएंगे, इसके अनुसार से जाते हैं यहाँ जाते, तो हम किसी की प्रायोरिटी दे लेते हैं। हमको मास ही तो निकालना अंत में तो मुझे क्या चाहिए मास ही चाहिए, तो हम किसी की भी प्रायोरिटी दे लेते हैं। तो किसी की प्रायोरिटी देंगे तो अगर मान लिया जाए हमने इसी को प्रायोरिटी दे लेते हैं NO2 का, किसी को देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, क्योंकि अंत में हमें मास मांगा है। तो यहाँ पर बी आर आ गया। अब ये बी आर आ जाने के बाद इसको दूसरा रिएक्शन SnHCl, बार बार ये कम भी आया था, डिडक्शन करा देंगे, इससे NH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा। तो यहाँ CH3 हो गया और ये क्या होगा तुम्हारा NH2 हो गया, यहाँ से Br हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या करा NNO2, तो बच्चों को याद हो गया होगा अब डायजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, जब से याद है यहाँ से क्या हो जाता है डायजोटाइजेशन होते हैं। इतने बार हमने इसको पढ़ाया है, यहाँ से तो याद हो जानी चाहिए थी, है ना। N2 प्लस Cm माइनस यहाँ पे क्या हो गया Br हो गया। यहाँ पर कुछ भी एसिडिक मीडियम डालेंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता था, ये बाहर आ जाता था और ये बेंजीन्स के रूप में आ जाते थे। तो ये तो तुम्हारा यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो रहेगा, तो यहाँ से CH3 हो जाएगा और यहाँ से Br हो जाएगा। अब इसका मास पता कर लीजिए, तो देखो इसमें कितने कॉमन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 बस 84 इसका आ गया, 84 आ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 3 1 4 5 6 6 1 7, तो 84 प्लस कितना आ गया 7। अब प्लस ब्रोमीन का मास होता है 80, कितना होता है 80, जोड़ में कितना आ गया 7 4 11 का 1 हो गया, यहाँ से 8 8 16 1 17, कितना आ जाएगा तुम्हारा 171 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आसान से तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ से मास, इसका कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, हो जाएगा ना। ये 171 आ गया। आगे कह रहा था कंसीडर द गिवन वैल्यू, डेल्टा एच है, डेल्टा एच है, टी है, कह रहा है इसके बाद आप बता दीजिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो बच्चा को फॉर्मूला याद होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हो जाता ना। अब डेल्टा जी आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालना ही था मुझे, डेल्टा एच 55 किलो जूल पर मोल में दे रहा था, तो 55 किलो जूल दे ही दिया यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर केल्विन है, तो आप इसको 298 करो इसको, है ना। और डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 175 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ, तो जूल दिया हुआ है तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल है, तो यहाँ पर 1000 से भागा दे दीजिएगा, है ना। अब इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप अगर इसमें से कन्वर्ट करते हैं तो आपको किलो जूल अगर देना है तो 2.85 किलो जूल हो सकता था, और अगर यूनिट के अनुसार से चलना तो क्या होता तुम्हारा यूनिट के अनुसार से चलोगे तो यूनिट के अनुसार से ये जूल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट था, है ना। तो क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसा यूनिट में ही दे तो बेहतर है, तो ऐसा यूनिट में देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हें जूल में, अगर किलो जूल में मांगे तो ऐसे, अगर जूल में रहेगा तो इसको हटा देना है, इसको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बाद घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हमने यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन में जूल पर मोल में क्या है केल्विन से केल्विन तो कट जाएगा यहाँ पे, है ना, ये आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत है। अगर ऐसे क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आ जाए तो आप लोग क्या करें ऐसा यूनिट का ही ज्यादा यूज करें, हो जाएगा। ऐसा यूनिट में ही आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब मिलेगा यहाँ। चलिए ऐसा क्वेश्चन कम ही मिला था हमें,
है ना, करा कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्फर, कम था कुमरीन का क्वेश्चन, है ना। करा है कि इफ 160 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 160 ग्राम ये है। उसके बाद करा कंपाउंड प्रोड्यूस 466 ग्राम BSO4, BSO4 आ गया, इसमें कितने ग्राम आ गए 466। तो इसका क्या करने दीजिएगा, इसका निकाल लीजिए आप मोंग। तो मोंग बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मोलर मास। BaSO4 का अगर मोलर मास आप निकालते हैं तो 223 आता है, आप निकाल के देखना हिंदी में, यहाँ से 2 आ जाएंगे, यहाँ से कितने मोंग आ गए 2 मोंग आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि क्या होगा, प्रोड्यूस कितना ग्राम BaSO4, हम कह रहे हैं परसेंटेज बाई वेट ऑफ सल्फर। अब इसमें देखना कि सल्फर क्या ग्राम है, तो BaSO4 को एक मोंग में, सल्फर भी 1 मोंग था, तो 2 मोंग में सल्फर कितने मोंग हो जाएंगे 2 मोंग हो जाएंगे। मोंग आ गया इसका, तो मोंग से इसका वेट आ जाएगा क्या, मोंग इंटू मोंगर मास। सल्फर का मोंगर मास कितना हो गया 30, तो हो गया ना, तो 64 इसका मास आ गया। इसका मास अब भाई टोटल मास कंपाउंड के कितना था 160 ग्राम इंटू 100 करूंगा तो परसेंट आ जाएगा, परसेंट बाय वेट मतलब वेट ऑफ इसका 64, अब भाई इसका कितना आ जाएगा 160 इंटू कितना आ जाएगा 100, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 40 ग्राम आ गया। कितना ग्राम 40 कितना परसेंट आ गया 40% आ गया। आए समझे, तो आसान सा आंसर था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर आ गया, इफ 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इज अमाउंट टू रिएक्ट विद Br2 वाटर, ये तो याद होनी चाहिए, Br2 वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते थे तो ट्राइब्रोमोफिनॉल देते था, है ना। तो फिनॉल, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में गलती कर दिया है, नाइट्रोफिनॉल दे दिया है, नाइट्रो नहीं है ये गलत है ना, क्योंकि हमको सिर्फ मिला 2 ग्राम फिनॉल इज अमाउंट टू रिएक्ट विद Br2 वाटर। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि Br2 वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं, ये बोर्ड में पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है, क्या होता है कि ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता है, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल आ जाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि हाउ मच Br2 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, आंसर भी दे रहा, अब कह रहा है कि कितना ब्रोमीन मुझे चाहिए, यही चाहिए ना कि हाउ मच Br2 विल बी रिक्वायर्ड, कितना ब्रोमीन चाहिए। तो आप इसको बैलेंस करूंगा 3 Br चाहिए, तो अब इसका क्या हो जाएगा, पहले तो 2 ग्राम फिनॉल दिया था, अब इसका मोलर मास निकालो, हाँ ना, फिनॉल का मोलर मास क्या आ जाएगा तुम्हारा 94, तो मोंग निकालूंगा इसका, मोंग कैसे हो जाएगा तुम्हें, मोंग बराबर W/M आ जाएगा, तो 2 ग्राम था 2/94 इसका आ गया, मोंग आ गया। अब 1 मोंग है तो इसका कितने मोंग की आवश्यकता है 3 मोंग की आवश्यकता है, तो 1 मोंग है तो 3 मोंग की आवश्यकता है, तो 2/94 के में Br2 कितना चाहिए, Br2 चाहिए 3 इंटू 2/94, इतना मोंग चाहिए। अब मोंग बराबर W/M तो जानता है, Br का मास 80 होता है, 80 दूनी 160, तो 160 यहाँ 3 इंटू 2 बाई कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो W बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया 160, है ना, बाई कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। अब इसको सम करूंगा, कट रहा है क्या ये, कटेगा यहाँ से 47 बार का, है ना, 47 बार का, क्या ये कट रहा है 48 15 पॉइंट समथिंग कट रहा होगा, है ना, कितना कट रहा होगा 15 45 हो जाएगा, 2 बच गया तो 15.6 आ जाएगा, है ना, 10 15 156 आ जाएगा, 156 से ज्यादा 4 मतलब एक क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा तो होम नंबर में देना होगा मुझे, है ना, होम नंबर में देना होगा तो कितना दे देते हैं 10 दे देते हैं, हाँ कोई दिक्कत आगे यहाँ तक समझ में। चलो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कर रहा है, तो 1 मिली मोलर सॉल्यूशन, मोलर मतलब मोलरिटी दे दिया, 1 मिली मोल दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलामाइन हैज pH 9, है ना, pH 9 दे दिया, इस Kb इज 10 टू पावर माइनस x, तो वैल्यू ऑफ x है, तो pH 9 दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा सकते हैं OH माइनस कंसंट्रेशन कितना रहेगा, क्या दिया बेसिक मीडियम दिया ना, यहाँ से pH 9 दिया हुआ है, pH 9 दिया तो pH कितना रहेगा 14 माइनस 9 रहेगा ना, 14 माइनस 9 कितना रहेगा 5 माइनस OH माइनस कंसंट्रेशन कर लेंगे, है ना, तो OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर कितना रहेगा 5, तो कितना रहेगा इसको हम सकते हैं माइनस 10 टू पावर माइनस 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 टू पावर माइनस 5 बराबर कितना रहेगा OH माइनस आने का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो OH माइनस आ गया आपका 10 टू पावर माइनस 5, अब OH इज इक्वल टू Kb इंटू C कर लेंगे, है ना, कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे H2O तो नेगेट करते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 1 मिली मोल दिया हुआ, तो 1 मिली मोल दिया हुआ, तो Kb का वैल्यू कितना हो गया, Kb निकालो, जितना तुम्हें Kb आता है उतना इंटू क्या किया है 10 टू पावर माइनस x के रूप में लिखने का है, तो Kb इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर अगर आ जाएगा तुम्हारा सॉरी यहाँ OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा Kb इंटू C हो जाएगा, तो Kb कितना दिया हुआ तुम्हें 10 टू पावर माइनस x दे रहा है, और इसका वैल्यू तुम्हें कितना आ रहा है OH का आ रहा है 10 टू पावर माइनस
5, तो 10⁻⁵ इक्वल टू 10⁻⁸ इंटू सॉरी 10⁻⁻⁶ में है x इंटू कितना आ गया तुम्हारा c आ गया है ना। c दिया हुआ कितना तुम्हारा मिलीमोलर में दिया हुआ था 10⁻⁵ इक्वल टू 10⁻⁻x इंटू मिलीमोलर, तो मिलीमोलर में तुम्हें कितना आ गया 10⁻³ आ गया, तो 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कहते हैं kb की वैल्यू है ना, तो kb का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, kb तो ज्यादा आएगा ना 10⁻⁵ बाई 10⁻2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻2 आ जाएंगे है ना। तो यहां से इसमें -2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं C2H5NH2 तो C2H5NH3 पर एक पंगत आ जाएगा और एक पंगत 2OH माइनस आएगा। हाँ यहाँ पर देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 है ना, H पंगत में नहीं एक ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक ही आएगा, तो कितने आंसर आना चाहिए 10⁻⁻2 है ना। क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर लिया कैलकुलेशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर आना चाहिए, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो ये तो कई बार क्वेश्चन हमने करवाए, खास में ही करवाए है ना, इंफिनिटी टाइम पे करना था या है ना, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको तो आराम से निकाल सकते हो इसको है ना। इतना रिएक्शन है, टोटम प्रेशर दिया हुआ है, तो टोटम प्रेशर करने पर क्या करोगे और टाइम दिया है 0 से 100 सेकेंड, पर 0 पर क्या होगा इसका जो वैल्यू है 0.6 एटीएम है, तो ये 0 होगा, इसमें से कुछ घटेगा तो ये 2 घटेगा, तो 2 बनेगा, तो 2s घटा 2p घटा 2p टोटम प्रेशर जोड़ दे इसका है ना, टोटम प्रेशर जोड़ देंगे तो तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट लगा देना। एक फॉर्मूला ही हमको दिए थे कि k बराबर 1/t mn p इनफिनिटी माइनस p0 बाई p इनफिनिटी माइनस pt, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मुझे कितना जाएगा 0.897 आ जाएगा। तो अप्रॉक्स आंसर क्या आना मुझे 0.9, मतलब 0.897 है, तो 0.897 अगर लिख देते हैं या तो फिर 1 atm के आसपास है ना। तो यहाँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमने क्या किया कंप्लीट किया है ना। क्या किए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम जो 20 मतलब जो आज सुबह हुआ था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट शिफ्ट अभी एग्जाम चल रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको कंप्लीट कर देंगे।